हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने अम्ल क्षार तथा लवण में जो भी प्रश्न बने थे उन पर बात की थी। आज के सेशन में नया चैप्टर लेके चलते हैं, धातु एवं अधातु। लास्ट सेशन में आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था, निम्न के रासायनिक नाम और सूत्र लिखने थे, आपने ये किया होगा, ठीक है ना? चलिए आज के सेशन में धातु एवं अधातु के प्रश्न हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए। देखो, धातु एवं अधातु में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है ना। बेसिक चीज क्या थी? जो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हो कि दिखने में आपको धातु कैसी लग रही है, ठीक है, चमकदार है, वो ठोस अवस्था में जनरली आपको देखने को मिल रही है, इसके अतिरिक्त कठोर है आपकी, ठीक है ना, विद्युत का आपका ऊष्मा का चालन करती है। तो ये सब आपने धातुओं में पढ़ा, ठीक है ना। देन आपने अधातुओं के बारे में बात की, तो धातुओं को के ठीक विपरीत आपकी अधातुएं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको विभेद करना है, यानी कि डिफरेंशिएट करना है दोनों को, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। चलिए, एक साइड लिख लेंगे धातु, दूसरी साइड लिख लेंगे अधातु। ठीक है, धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना, आपने ये देखा था। लेकिन जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। तो धातु आपके क्षारीय ऑक्साइड देते हैं, पहला आप ऐसा लिखेंगे। क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं जनरली, ठीक है ना। जैसे आपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी इसी में देखा था कि जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपके अधातुएं जो होती हैं ऑक्साइड देते हैं, लेकिन ये जनरली अम्लीय होते हैं और कुछ कुछ आपके उदासीन भी होते हैं। अम्लीय तथा उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड बनाते, ठीक है। ये कैसे होते हैं? धातु जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक है ना। और जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होती हैं। ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अब जो धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड
जल से जब अभिक्रिया करेंगे क्षार देते हैं, ठीक है ना। जनरली हाइड्रोक्साइड आपके बन रहे होते हैं तो वो क्या है, क्षार होते हैं, ठीक है ना। जबकि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड आप इनको लिख सकते हैं, जल से अभिक्रिया कर अम्ल देते हैं, ठीक है। जो धातु होते हैं ये तनु अम्लों से यानी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, ठीक है। और ये तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे अंतर इनमें स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पेपर में पूछा जाता है। प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिनको कहा जाता है, दो उदाहरण बताइए। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड जनरली आपके होते हैं धातु के ऑक्साइड, ठीक है ना। धातु के ऑक्साइडों की प्रकृति आपने बताई क्षारीय, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं कि जो क्षारीय प्रकृति तो है और क्षारीय प्रकृति वाला कोई भी सब्सटेंस अगर अम्ल से रिएक्ट करेगा तो लवण और जल बनाएगा, लेकिन ये ऑक्साइड आपका अम्ल के अतिरिक्त क्षार से भी अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड, या ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति आपका दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड
उदाहरण एल्यूमिनियम का और जिंक का ऑक्साइड जो होता है, लेड का भी कहीं कहीं पर आप पढ़ते हैं। जिंक एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड Zn। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेते हैं Al2O3, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है अम्ल से, ठीक है, AlCl3 प्लस H2, ठीक है, ये बनेगा। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। पहला जहां पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि जिसको आप उभयधर्मी ऑक्साइड बोल रहे हैं, वो अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और अम्ल से अभिक्रिया करके आपका यहाँ पर क्या बना रहा है, एक लवण बना रहा है, दूसरा जल बना रहा है। अब इसी की हम क्षार से भी अभिक्रिया करके देख लेते हैं, ठीक है ना। अब आपका क्या बनेगा, फिर से लवण बनेगा, नोट करेंगे जल्दी से। सोडियम, मैग्नीशियम व ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई। इस प्रश्न के अलग अलग पार्ट है। पहला पार्ट ये है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा, ठीक है, Na2O व MgO का निर्माण दर्शाइए, ठीक है ना। तीसरा, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है, ठीक है। तो तीन यहाँ पर प्रश्न के पार्ट हैं, ठीक है, तीन तरह से आपने उसका आंसर देना, तीन तरह से यानी कि तीन आंसर आपके आएंगे। जैसे पहला है जो कि आपका क्या पूछ रहा है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपने बनानी है। मैंने बहुत से कंपाउंड्स की आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताए थे, ये आपका एलिमेंट्स है, तो इन एलिमेंट का तो आपका और भी आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। उत्तर में पहला सोडियम, Na जिसका सिंबल होता है, ठीक है, परमाणु का क्रमांक 11, ठीक है, उदासीन अवस्था में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, ठीक है। अब इन 11 इलेक्ट्रॉनों को 2n² के अकॉर्डिंग आपने अलग अलग शेल में भरना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कोशों में,
K में 2, L में 8, M में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बनाइए। ये नाभिक हो गया, इसके बाहर पहली K कोश 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, L कोश 8 इलेक्ट्रॉन। M वाली कोश 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम है। और जिसको आप क्या दिखा सकते हैं कि सोडियम के सबसे बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए अब Mg। ठीक है, परमाणु क्रमांक 12, उदासीन अवस्था में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12, कोशों में वितरण इलेक्ट्रॉनों का किस प्रकार से, K L M, K में 2, L में 8, M में 2। ठीक है, चलिए ये नाभिक, पहली कोश 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कोश 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऑक्सीजन के लिए परमाणु क्रमांक Z से भी जिसका आप निरूपण करते हैं 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, कोशों में वितरण K में 2, L में 6। ठीक है, ये इसको लिखा जाता है आपका मैग्नीशियम का Mg के ऊपर 2 मीटर। ठीक है, ऑक्सीजन का आ जाएगा ये नाभिक, पहली कोश 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कोश 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के ऊपर दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि ये बाह्यतम कोशों के इलेक्ट्रॉनों को दिखा रहे हैं 2, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है 2 1 2। ठीक है ना, इसी प्रकार सोडियम में आपने 1 दिखाया तो वो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले जो आपका पहला प्रश्न था कि इनके लिए सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और ऑक्सीजन है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनाई थी, तो वो आपने इस प्रकार से बना। ओके, चलिए क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा जो ये सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है। ठीक है, तो आपके कंपाउंड बने। ठीक है, वो आपको दर्शाना है कि किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है। चलिए एक कंपाउंड है आपके पास Na2O और दूसरा क्या है Mg। GIC बंचूरी, माइक ले लो, माइक ले लीजिए कोई भी बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? थोड़ा लाउड बोलेंगे, क्या नाम है? मैम मानसी नेगी। मानसी। मानसी कौन सी क्लास में है? मैम 11th। 7th क्लास में? मैम 11th। 11th क्लास में, ओके वेरी गुड। चलिए 11th क्लास में है तो आपको तो बहुत अच्छे से आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। यस मैम। आता है तो ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसको समझा दीजिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए पहली चीज है ये आपके पास क्या है, इसको क्या कहा जाता है? मैम सोडियम ऑक्साइड।
सोडियम ऑक्साइड सोडियम है, ऑक्साइड। लेकिन ये आपका एक क्या है, यहाँ पर कंपाउंड है, यौगिक है ना, और ये यौगिक का क्या है, केमिकल मैम आयनिक फॉर्मूला, कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है, वेरी गुड। और इसमें सोडियम के कितने एटम्स हैं? मैम 2। 2 एटम है सोडियम के, एक हम यहाँ लिख लेते हैं, एक यहाँ लिख लेते हैं, 2 एटम है। और ऑक्सीजन के कितने एटम है? मैम 1। एक ही। आपको पता है यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक कंपाउंड की बात आपने की, तो आयनिक बॉन्डिंग हो रही होगी, है ना, आयनिक बंध बन रहे हैं। आयनिक बंध बन रहे हैं जब, तो क्या हो रहा होगा, आयनिक बंध क्या कहता है? मैम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, दूसरा ले रहा होगा। वेरी गुड, एक एटम कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और दूसरा उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि एक दान कर रहा है, दूसरा ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर हमने अभी, हम जब धातु अधातु को भी पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी मैंने बोला कि धातु क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। तो सोडियम और ऑक्सीजन में धातु कौन सी है? मैम सोडियम। सोडियम है। और हमने अभी देखा कि सोडियम के बाह्यतम कोश में है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो दोनों के पास है 1-1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चे? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6। और हमने पढ़ा है अष्टक का नियम कि इनको निकटवर्ती जो भी निष्क्रिय गैस है उसकी समान विन्यास प्राप्त करना होता है। सामान्य तौर पर हम बोलते हैं कि बाह्यतम कोश में कर रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है ना। तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको 8 करने के लिए क्या करना होता है, या तो 7 को ग्रहण करना है या फिर 1 को निकालना है। तो 7 को ग्रहण करना पॉसिबल नहीं है, तो वो 1 को देगा, वेरी गुड, तो ये 1 देगा। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेप पूरा करने के लिए? मैम 2 2 चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर सोडियम के कितने, 2 एटम आए। अब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये वाला सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन दे। ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ली, तो ऑक्सीजन क्या बना लेता है यहाँ पर, O2 नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रही है, वहां पर वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है ना। पहले कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे, और उनको बैलेंस करने के लिए 8 ही प्रोटॉन ऑक्सीजन में, है ना। 6 तो ये है और 2 अंदर वाली कोश में, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 ही प्रोटॉन, तो पूर्ण रूप से जो परमाणु है वो उदासीन। लेकिन जब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, अभी भी 8 है, तो इनको 8 ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर पा रहे, 2 को हम यहाँ दिखा रहे, ठीक है। इस तरह से उस पर चार्ज डेवलप हो। वेरी गुड बच्चे, क्या नाम बताया, निधि, मानसी नेगी। मानसी, मानसी, सिट डाउन बच्चे। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है ना। जो आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आयनिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सोडियम जो है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह आप लिख सकते हैं कि Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, दूसरा आपका है MgO, ठीक है, जहां पर मैग्नीशियम की हम लोगों ने बात की, और मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जनरली हमने पढ़ा है कि बॉन्डिंग में आपके जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम हो गया ये, और दूसरा क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के, जैसे अभी मानसी ने बताया कि 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, उसको चाहिए 2 और इलेक्ट्रॉन जिससे उसका अष्टक बने। और मैग्नीशियम को भी 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करना है, क्योंकि उसकी जो अंदर वाली शेल है ना उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बाह्यतम कोश का, यहाँ पर देखिए, जो ये बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉनों को अगर दान कर देता है, तो ये वाली कोश खत्म हो जाएगी आपकी, तब ये वाली बाह्यतम बन जाएगी। तो इसमें तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये मैग्नीशियम क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉनों के दान से आपका आ जाएगा Mg2 प्लस प्लस O2 नेगेटिव, और इस तरह से आपका बनेगा MgO, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। और थर्ड पार्ट आपका कह रहा था कि आपको बताना है इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है।
तो ये हम सेकंड वाले क्वेश्चन में ही क्लियर कर चुके हैं। सेकंड जो क्वेश्चन का आंसर था उसी में क्लियर कर चुके हैं कि अगर इस वाले कंपाउंड में बात करें तो सोडियम का कौन सा आयन है, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है, ये आयन है। ऑक्सीजन का O2 नेगेटिव वाला है और मैग्नीशियम का क्या है, Mg2 पॉजिटिव है, ठीक है। इस तरह से हमारे ये आयन उपस्थित है। अब आने वाले सेशन में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज खनिज, ठीक है। सेकेंड है आपका अयस्क एंड थर्ड वन इज गैन, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल भी आपने बताया। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने थर्ड चैप्टर को पढ़ा जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे, जो कि आपका है धातु एवं अधातु। इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। पहले भी जितने हमने क्वेश्चंस करे हैं, जितनी एक्सरसाइज करी हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आज के सेशन में GIC बंचूरी से मानसी ने और बाकी गर्ल्स ने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया और आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।